5 साल कितना कमाल, जनता बेहाल या क्षेत्र बदहाल, खुशहाल या फिर बदहाल। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं केकड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सावर के सरपंच विश्वजीत सिंह सक्तावत जी के पास। सर, सबसे पहले हमारे समाचार में आपका स्वागत है। 5 साल कितना कमाल, जनता बेहाल या फिर क्षेत्र बदहाल या दोनों ही खुशहाल, क्या हुए हैं काम? क्योंकि आपने पूरा 5 साल का कार्यकाल किया है। पहले सावर से सरपंच आप बने थे, लेकिन सरकार की योजना के तहत ये सावर नगर पालिका बनी और आपको चेयरमैन बनने का मौका मिला। घोषणा पत्र में आपने क्या क्या जनता से वादा किया है और वादे धरातल पर उतरे नहीं उतरे, ये सब जानने के लिए हमारा समाचार की टीम आज सावर में है। सावर में पूरा 5 साल का कार्यकाल आपने पूर्ण कर लिया है। घोषणा पत्र में जो वादे किए थे, कौन कौन से पूरे रहे और कौन कौन से अधूरे रहे? नमस्कार, आपका सावर में हार्दिक स्वागत है। दरअसल जब मैं सरपंच बना था तो प्रत्येक सरपंच जीतने के लिए कई सारे वादे करता है। वो कई सारे वादे सच्चे भी होते हैं और कई वादे उनमें से झूठे भी होते हैं। लेकिन मेरे ऊपर ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि जो भी वादे मैंने किए, आज मैं उस संकल्प पत्र को, जो कि मेरे पास फ़ोटो भी उसका उपलब्ध है और संकल्प पत्र भी मेरे पास उपलब्ध है, जो भी मैंने उसमें लिखा, जो भी मैंने उस समय में संकल्प किया, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा से आज वो सारे मैं पूर्ण कर पाया। और मुझे उसको पढ़कर सुनाने में आज बड़ा ही हर्ष होता है। देखिए, मैंने संकल्प लिया था कि मैं, आपने एक स्क्रीन को दिखाएंगे, मेरा मतदाता मेरा सम्मान, बहुत ही अच्छी टैगलाइन दी थी जिस समय आप सरपंच प्रत्याशी थे। क्योंकि उस समय की बात है, एक बार दर्शकों से कहूँगा पूरा देख लें। ये आज से 6 वर्ष पूर्व जिस समय ये सरपंच प्रत्याशी थे, उस समय का घोषणा पत्र है। स्पष्ट लिखा है, मेरा मतदाता मेरा सम्मान, ग्राम पंचायत सावर सरपंच पद हेतु चुनाव 2020-2026 चल रहा है। 6 वर्ष तक घोषणा पत्र सवाल कर रखना एक बड़ी बात है, क्योंकि जनता को जवाब देना है कि ये मैंने आपसे वादा किया था और वादा पर कितना खरा उतरा हूं। हालांकि ये तो जनता बताएगी खरे उतरे हैं या नहीं उतरे, लेकिन ये जरूर है कि घोषणा पत्र आज तक इनकी स्क्रीन पर सेव है। 1 बाई 1 बात करते हैं जी, खोले। मैंने सावर के अंदर सीसीटीवी से कवरेज करने की जो बात कही थी, मैं आज बड़े ही गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने सावर में चौराहे से लेकर बावन माता मंदिर तक, मतलब एक तरफ से सावर के सभी मेन रोड अच्छे से सीसीटीवी से कवर किए। और सीसीटीवी भी जो फुटेज उनके जो आप देखेंगे तो वो इतने क्लियर थे कि आप सिक्के के ऊपर भी आप सन जो अंकित होता है वो उसको आप जूम करके देख सकते थे। आज वो हमारे नगर पालिका में उपलब्ध नहीं है। आज वो विधिक कारणों के कारण पुलिस के पास है। वो आज चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक वो हमारे पास थे तब तक हमने उनको सुचारू रूप से नियमित ऐसा उनको चलवाया है कि वो कभी भी एक कैमरा भी उनमें से अगर बंद होता तो अगले ही दिन मेंटेनेंस का कर्मचारी उसको वापस चालू करता। दूसरी बात, हमने शिक्षा के लिए विशेष जोर दिया था कि हम शिक्षा व्यवस्था में जिस स्कूल में हमारे सबसे ज़्यादा बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के पढ़ते हैं उसमें हम कुछ करेंगे। तो हमने वहाँ पर एक बहुत बड़े भवन के लिए पैसा स्वीकृत करवाया है और वो भवन आज बनके तैयार है। इसी प्रकार से मैंने संकल्प पत्र में कहा था कि हम एक गौशाला का निर्माण करवाएंगे। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को कहते हुए कि सावर में आज हमारे क्षेत्र की सबसे अच्छी गौशाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी अच्छी गौशाला हमारे किसी भी क्षेत्र में, किसी भी ग्राम पंचायत में नहीं है। और आवागमन के लिए रोडवेज प्रबंधन, आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे केकड़ी से बिलवाड़ा के लिए जो बस बंद थी, हमने उसके लिए ये कहा था और वो बस कुछ ही दिनों बाद चालू हो गई थी। सभी राशन धारकों को मेरे समय में मैंने राशन सामग्री पूर्ण रूप से उपलब्ध करवाई। आज दिन तक मेरे कार्यकाल के अंदर कभी भी किसी राशन डीलर की कोई शिकायत लिखित रूप से नहीं हुई। सावर से मोरडी का झोपड़ा
पक्की सड़क का निर्माण करवाना। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज़ादी के बाद से अब तक जिस गांव में रोड भी नहीं बनी थी, मतलब वो गांव ग्राम मुख्यालय से कटा हुआ था, आज दिन तक वहाँ के वासिंदे यदि कहीं जाना होता था, जब मैं वोट मांगने जाता था तो वो कहा करते थे कि हम वोट देने ही कैसे जाएं, आज हमारी तो रोड भी नहीं है। ये उनका व्यंग्य था। मैं उसी समय ऐसा संकल्प कर पाया कि मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस रोड को जल्द से जल्द बना पाऊं। आज असीम अनुकंपा रही ऊपर वाले की कि वो रोड बनकर तैयार है। केवल गांव की रोड ही नहीं, गांव के अंदर भी, पूरे गांव के अंदर सीसी सड़कें बन चुकी है। एक पेयजल की व्यवस्था के लिए भी मेरे समय में मैंने पूरा प्रयास किया और अच्छे से पेयजल सुचारू रूप से सभी को मिला। आज वो निश्चित रूप से पेयजल की समस्या से हमारा क्षेत्र जूझ रहा है, जबकि हम बिसलपुर के बिल्कुल निकटस्थ बैठे हुए वो लोग हैं जिनके कारण आज पूरे राजस्थान के आधे राजस्थान को पानी मिल रहा है। लेकिन आज हम इतना पानी राजस्थान को पिलाने के बावजूद भी सारे लोग प्यासे बैठे हैं, वो एक अलग बात है। मेरे समय में मैंने पूरा प्रयास किया कि मैं भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दूंगा, तो उस समय पर आप दिखवाना कि कोई शिकायत मेरे यहाँ से किसी भी कार्मिक की, किसी भी अधिकारी की नहीं है। सभी समाजों के लिए मैंने सामुदायिक भवन भी दिलवाए हैं और आज वो सामुदायिक भवन सभी बनकर तैयार हैं, जिसमें सेन समाज का जो सामुदायिक भवन है वो मुख्य है। क्यों? क्योंकि बाकी के सामुदायिक भवन फिर भी लोगों के पास दो समाजों के बीच एक था, लेकिन ये एक ऐसा समाज था जिसके पास सामुदायिक भवन दूर दूर तक नहीं था। इसी प्रकार से मैंने सीसी रोड, नाली निर्माण, नियमित सफाई, मेरे समय में 5 साल के कार्यकाल के अंदर कभी भी एक बार भी सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल नहीं की। यह भी मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है। उद्यान और बाल वाटिकाएँ भी विकसित हुई। आज मुख्य मार्गों पर डिवाइडर भी बने। ग्राम उमरिया में मैंने लिखा था कि पक्के नाले का निर्माण करवाऊंगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ जो ग्राम है उमरिया वो इस तरफ है और उन सभी के खेत नाले के, मतलब नदी के उस तरफ हैं। तो उस छोटे से नाले पर पक्का नाला निर्माण करवाना बहुत अनिवार्य था और ये बहुत दिनों से वांछित भी था, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था और ये सब उससे वंचित थे और मेरे कार्यकाल में ये हो पाया। ये मेरे लिए बड़े हर्ष का विषय है। इसी प्रकार से सावर पंचायत क्षेत्र के ट्रैक्टर ट्रॉली धारकों को उचित रोजगार दिलवाना, समस्त सरकारी योजनाओं का मेरे ग्रामवासियों को लाभ दिलवाना। और इससे भी हटकर मैं जो आपको एक बात कहना चाहूँगा कि मेरे कार्यकाल के अंदर जितने पट्टे बने, शायद ही अब तक के सभी सरपंचों के जो कार्यकाल रहे उनमें इतने पट्टे बने हों। मेरा तो शायद मानना ये भी है कि सभी उन पट्टों को, उनकी संख्याओं को जोड़ा जाए और मेरे कार्यकाल में बने पट्टों की संख्याओं को अगर जोड़ा जाए तो शायद वो बराबर ही निकलेगी। यह भी मेरे लिए गर्व का विषय है कि मैं इतने लोगों के कागज़ों की पूर्ति कर पाया। देखिए, एक बड़ा मुद्दा है अवैध खनन। आपकी पंचायत क्षेत्र में है, हालांकि आप तो नगर पालिका क्षेत्र में हैं, आज भी अवैध खनन जोरों पर है। इस पर नहीं रोक लगा पाए, क्या कारण है? देखिए, अवैध बजरी खनन हमारे यहाँ से जो होता है, इस अवैध बजरी खनन में पुलिस और माइनिंग विभाग अगर चाहे तो नकेल कस सकती है। और ये कैसे कस सकती है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपन इस बारे में थोड़ा सा चर्चा विस्तृत करते हैं। आज जो ट्रैक्टर ट्रॉली धारक जिस प्रकार से बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भगाते हैं और वो एक्सीडेंट करते हैं, आज उनसे कई मृत्यु कारित होती है। अगर पुलिस और माइनिंग विभाग चाहे तो ठेकेदार को और उन ट्रैक्टर ट्रॉली धारकों को बिठाकर उनकी एक उचित राशि तय कर दे और उसके बाद उन ट्रैक्टर ट्रॉली धारकों को नियमानुसार वो बजरी भरने दें और जहाँ से उनको बजरी भरने हो वहाँ उनको वो स्टॉक बता दें। तो वहाँ से अगर वो बजरी भरते हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों को भी रियायत मिलेगी जिन लोगों को बजरी की आवश्यकता है। इस प्रकार से आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी और जो ट्रैक्टर ट्रॉली धारक आज बजरी माफिया बने फिरते हैं या फिर बजरी माफिया बनने की स्थिति में रहते हैं हमेशा ही, वो एक व्यवसायी के रूप में नज़र आने लगेंगे। उनको भी व्यवसाय मिल जाएगा
और बजरी की आपूर्ति भी बाधित नहीं होगी, ठेकेदार के भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इसके अंदर जब अवैध रूप से बजरी खनन करते हुए पाए जाने पर या अवैध बजरी परिवहन करते हुए पकड़े जाने पर जिस प्रकार से पुलिस को जो मुनाफा मिलता है वो मुनाफा नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि पुलिस इस पर कार्रवाई नहीं करती है। अगर पुलिस चाहे तो इसको नियमानुसार करवा सकती है और इस प्रकार से इसका हल खोज सकती है कि आम जन की जान माल को भी खतरा नहीं रहे और ये इस समस्या का भी हल हो जाए। मेरे पास इसका कोई हल नहीं है। सावर में अगर बात करें क्राइम की, क्या स्थिति है? 5 सालों में कितना सुधार हुआ और जब से शासन खत्म हुआ है उसके बाद क्या स्थिति है? देखिए, मेरा मानना ये है कि पिछले राज्य में यहाँ पर इतना क्राइम नहीं था। मैंने अच्छे अफसरों को यहाँ पर देखा है जिनकी पुलिसिंग इतनी जोरदार थी कि उन्होंने कभी क्राइम को पनपने नहीं दिया। मैं कभी भी ये नहीं कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो अधिकारी हैं या बीजेपी सरकार में जो अधिकारी आए हैं वो गलत हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अधिकारी ये भी अच्छे हैं, लेकिन आप किसी भी अधिकारी को स्वतंत्र रूप से काम करने दोगे तब वो काम कर पाएगा। आप उसको काम करने से पहले सुबह अलग निर्देश देते हो, शाम को अलग निर्देश देते हो और दोपहर में अलग निर्देश देते हो। हमारे माननीय विधायक महोदय की स्थिति ये है कि वो सुबह 6 बजे अलग फ़ोन करते हैं, वापस 9 बजे अलग फ़ोन करते हैं, दिन की 3 बजे और शाम को 6 बजे। मतलब एक ही दिन में 4 फ़ोन वो एक ही अधिकारी को अलग अलग उसी कार्य को अलग अलग करने के लिए बोल देते हैं। तो आप बताइए कि अधिकारी किस प्रकार से अच्छी पुलिसिंग कर पाएगा? और अगर वो अच्छी पुलिसिंग नहीं कर पाएगा तो क्षेत्र में क्राइम कैसे रुकेगा? क्राइम की बात आई कि क्राइम कंट्रोल के लिए जब आपका शासन था क्या नए आयाम हुए? मैं समझा नहीं आपकी बात को। जब आपका कार्यकाल था उस समय नगर पालिका बन चुकी थी, आपके कांग्रेस सरकार थी, क्या नए आयाम स्थापित हुए थे क्राइम कंट्रोल के लिए? देखिए, क्राइम कंट्रोल के लिए उस समय पे नियमित बैठक हुआ करती थी और हमारे यहाँ के जो सीएलजी सदस्य थे उनसे नियमित वार्ता हुआ करती थी और उनको सम्मान दिया जाता था और उनको सम्मान देने के साथ साथ ही उनसे पूछा भी जाता था कि क्षेत्र के क्या हालात हैं। जनप्रतिनिधियों को भी वहाँ बुलाया जाता था। हम जैसे जनप्रतिनिधि या हमारे से जो पूर्व में जो जनप्रतिनिधि थे, अगर उनको नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं मानता कि पुलिस को कोई सपना आए कि क्षेत्र में क्या हो रहा है। पुलिस निश्चित रूप से क्राइम होने के बाद या क्राइम क्या अंदेशा होने पर वह पहुंच सकती है, लेकिन हमारे जैसे जो जनप्रतिनिधि है, जो लोगों के बीच हमेशा रहते हैं, मेरे हिसाब से उन्हीं को सबसे पहले पता चलता है कि ये क्षेत्र इस प्रकार से हैं जिनको हमें सुधारने की आवश्यकता है। चाहे वो नशा हो, चाहे वो अवैध खनन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्राइम हो, मैं तो कहूँ कि उन सब पर पाबंदी लगनी ही चाहिए, उन पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। मैं निश्चित रूप से वर्तमान विधायक महोदय से भी कहना चाहूँगा कि आप पुलिस को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दें, न कि आप उनको गुलाम बनाकर इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करवाएं। झूठी एफआईआरें फड़वाना या फिर उन पर दबाव बनाकर अनैतिक दबाव दूसरों पर बनवाना, ये मेरे हिसाब से बंद करना चाहिए। यहाँ तो अभी तो ये हालात है कि परिवादी को पहले बंद किया जाता है, तो लोग परिवार देने से डरने लग गए। क्या कारण है कि विधायक की इतनी तानाशाही क्षेत्र में देखने को मिल रही है? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी हिस्ट्री सीटर को अगर कहीं कोई कमान संभलाओगे तो वो क्या करेगा? अगर जिसकी जो मानसिकता होगा, जिसकी जैसी मानसिकता होगी, वो वैसा ही कार्य करेगा। तो मेरा तो इसमें यही निवेदन रहेगा कि आप स्वच्छ छवि वाले व्यक्तियों को साथ रखें और उनसे अपना कार्य करवाएं और लोगों का भला करवाएं। चर्चा है कि आपके क्षेत्र में एक ईओ लगाया है। ईओ पर तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं। क्या आरोप हैं? कथित तौर पर आरोपों की कोई जवाब है? क्योंकि जो ईओ हैं पदेन आरोप हैं और उन्हें ईओ का चार्ज दे रखा है, क्या है? देखिए, हमारे यहाँ पर श्री मनोज कुमार जी मीणा जो कि आरआई हैं केकड़ी में, उनको सावर के ईओ का चार्ज दिया गया है। मैं खुश हूँ इस बात से कि जब भी किसी अधिकारी का तबादला या फिर ट्रांसफ़र होता है और उसके बाद उस पद को रिक्त नहीं रखते हुए तुरंत ही किसी अधिकारी को लगा दिया जाए तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन साथ ही साथ बड़े ही दुख का विषय जो है वो हमारे सावर क्षेत्र की जनता के लिए है, वो ये है कि हमारे यहाँ
जो अधिशासी अधिकारी ईओ जो अभी लगाए गए हैं श्री मनोज कुमार जी मीणा, उन पर तमाम प्रकार के आरोप केकड़ी में लगे हुए हैं। उनके खिलाफ फर्जी पट्टे, रिश्वत प्रकरण का भी एक आरोप है। सरकारी भूमि पर किराए से दी हुई दुकानों या ज़मीनों का भी उन्होंने ऑक्शन कर दिया। कॉलोनाइजर को अनुचित फ़ायदा पहुंचाकर स्वयं भी उन्होंने खूब पैसे कमाए। इसी प्रकार से नगरपालिका की भूमि पर अवैध निर्माण करवाना, इस प्रकार के तमाम आरोप उनके खिलाफ लिखित में हैं। 17A का भी तो ये मेरे साथ रहे विश्वजीत सिंह जी, जो सरपंच है, पूरा 5 साल का कार्यकाल किया उन्होंने और अपना विकास गिनाया।
हमारा प्रोग्राम था 5 साल कितना कमाल। और किसी शख्सियत के होंगे साथ जल्द। देखते रहिए हमारा समाचार।